प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं 2024 राजीव अनसॉल्व्ड पेपर जो है स्टूडेंट रसायन विज्ञान कक्षा 12 के लिए। ठीक है, मैंने बता दूं स्टूडेंट, मैं जो है सेट नंबर 1 में मैंने जो है पार्ट नंबर 2 तक फाइनल करा दिया है। आज हम चलेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अगर वो पार्ट नंबर दोनों देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाइए और वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। जेएचपी कोचिंग आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा हमारी ये अनसॉल्व्ड जो है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। चलते हैं बिना देरी किए। ठीक है, देखिए प्रिय स्टूडेंट, 5 का ख हमारा क्या कह रहा है। नंबर 1 5 का ख का पहला क्वेश्चन कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। मैं बता दूं स्टूडेंट, वह ये भी पूछ सकता है रासायनिक अभिक्रिया की दर बोल दे या वेग, आपको लिखना वही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उत्तर डालेंगे स्टूडेंट, इसके बाद लिखेंगे शॉर्ट परिभाषा बताऊंगा आपको, सिंपल ही छोटी सी। ठीक है, आपको पक्का अच्छे ही नंबर इसमें मिलने वाले हैं अगर आप ये परिभाषा याद करके गए तो। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, लिखना है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग या दर कहलाती है। मैं बता दूं, वेग पूछे या दर पूछे, परिभाषा आपको यही लिखना है। क्या लिखना है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग या दर कहलाती है। ठीक है, एक लाइन की परिभाषा है स्टूडेंट। अगर आपको सूत्र से याद करना है तो सूत्र से भी आप याद कर सकते हैं। तो अभिक्रिया का वेग या दर बराबर क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, लिखा है ना, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो आपको अगर एक परिभाषा और बनाना है तो आप क्या लिख सकते हैं, जो समय है परिवर्तन में जो लगा समय है, समय को आप क्या मान लो, एकांक मान लो। क्या मान लो, एकांक। एकांक मतलब एक। तो अगर एक परिभाषा ये बना सकते हैं कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या लिख सकते हैं आप दूसरी परिभाषा, एकांक समय में, समय कितना मान लो, एक, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, तो मैंने ये परिभाषा लिख दी है, आप यहाँ से भी परिभाषा बना सकते हैं। हम चलेंगे उदाहरण की तरफ। उदाहरण हमारा क्या कह रहा है, मान लो हमारे पास कोई अभिकारक है A+B, हमने अभिक्रिया करा क्या बना दिया है, C+D उत्पाद। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से इनका निकालें स्टूडेंट, इसमें समीकरण से अभिक्रिया का अगर वेग निकालें, अभिक्रिया का वेग या दर निकालें, तो हम इसे ए वाले के लिए लेते हैं, अभिकारक ए के लिए अगर हम लेते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होती है स्टूडेंट, अभिक्रिया की दर या वेग बराबर होता है dx/dt। क्या होता है, dx/dt होता है। मगर यहाँ हम किसके लिए ए अभिकारक के लिए ले रहे हैं तो d हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह क्यों लेते हैं, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, रूल होता है कि जो अभिकारक की जो दर होता है, अभिकारक के लिए जो अभिक्रिया की दर होती है, दर या वेग, वो ऋणात्मक ही ली जाती है। किसके लिए, अभिकारक के लिए। मगर उत्पाद के लिए जो अभिक्रिया की दर होती है वो प्लस ली जाती है। कितनी, प्लस, धनात्मक ली जाती है। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि तुम्हें पता है स्टूडेंट कि जब अभिकारक से उत्पाद बनेंगे तो उत्पाद में वृद्धि होगी। तो उत्पाद में अगर वृद्धि होगी तो उत्पाद में जाहिर सी बात है कि प्लस चिन्ह आएगा। और अभिकारक में क्या है जी, कमी आएगी, क्योंकि अभिकारक से उत्पाद बन रहा, कमी के लिए क्या लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे यहाँ। ठीक है ना, तो वही लिखा है कि हमारे पास क्या डी, अब डी के बाद क्या लिखना, अभिक्रिया का वेग निकालना, -d हो गया, क्योंकि माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा क्योंकि अभिकारक है ए के लिए, अभिकारक ए की सांद्रता बटे dt। ठीक है ना, तो ये क्या है, अभिकारक ए की सांद्रता। फिर हम अगर इसकी निकालें तो इसके लिए माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी क्या है, अभिकारक है, तो -d, तो बी की सांद्रता बटे dt, क्योंकि सूत्र ही क्या होता है, अभिक्रिया की दर dx/dt। तो x की जगह आपको क्या लेना है, a लेना है, a की सांद्रता, b की सांद्रता। अब इसके लिए अगर हम निकालें किसके, उत्पाद के लिए, तो उत्पाद के लिए हम प्लस चिन्ह लेंगे, यहाँ छुपा है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, d, और x की जगह क्या लिखेंगे, c लिखेंगे अपान dt। ठीक है, इसके 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 बराबर हो गया, हो जाएगा। देखिए d
है ना, डी की सांद्रता अपान डी टी। तो ये क्या स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल है, ये अभिक्रिया की दर है, ये किसका, अभिकारक के लिए है और ये दोनों ही उत्पाद के लिए हैं। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है और आप उदाहरण सहित ही याद रखिएगा। इतना आपको याद रखना है कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो होती है आर बराबर रेट, आर बराबर डी एक्स अपान डी टी, डी एक्स अपान डी टी, एक्स की जगह है ये लिया जाता है, ठीक है ना, एक्स की जगह हमने लिया है। तो एक की सांद्रता है ये, अगर आप ए लगाते हैं, ये नहीं लगाते हैं, तो आप सांद्रता नहीं बोलेंगे। अगर आप लगा दिए हैं कोष्टक तो इसे क्या बोलेंगे, अभिकारक ए की सांद्रता इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, अभिकारक ए की सांद्रता बोलेंगे, ठीक है। ये पूरा एग्जाम्पल। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारे पास जो है अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा है, यानी 5 का खाका दूसरा, कि राउल्ट के नियम को समझाइए। तो राउल्ट के नियम को समझाना है तो आपको शॉर्ट में लिख देना है सबसे पहले कि इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये किसका नियम है, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा सूत्र क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये हमारे पास जो पूरा का पूरा ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या स्टूडेंट, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। ये क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये क्या है, विलेय का मोल प्रभाज है। ये किसका मोल प्रभाज है, विलेय का मोल प्रभाज है। तो यही तो नियम है कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। यही राउल्ट का नियम है, ठीक है। तो आपको यही लिखना है कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज, अगर यहाँ से विलायक का मोल प्रभाज पूछे तो आप क्या करेंगे, ये वाला एन जो है यहाँ रखेंगे और यही एन नीचे भी रखेंगे, मगर ये वाला एन जो है एक ही रखेंगे। यानी कि मतलब अगर विलायक का मोल प्रभाज पूछे क्या होता है तो आप बताएंगे कैपिटल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, ठीक है। मगर ये किसका है, विलेय का मोल प्रभाज है। यही हमारा क्या है, नियम है। मगर देखिए यहाँ पर पी नाट हमारे पास क्या, पी नाट है विलायक का वाष्प दाब, पी नाट क्या है, विलायक का वाष्प दाब। अब पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब सोल्यूशन, ठीक है। तो पी एस हमारे पास है विलयन का वाष्प दाब। और ये वाला एन क्या स्टूडेंट, एन है विलेय के मोलों की संख्या। ये स्मॉल एन जो आपको दिख रहा है ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। ये क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, कैपिटल एन, ठीक है। आप लिख सकते हैं स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या है और कैपिटल एन है विलायक के मोलों की संख्या। यही हमारे पास पूछ रहा था स्टूडेंट, यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, 5 का घ हमारा क्या कर रहा है, 5 का घ कह रहा है कि निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। नंबर 1 है, संक्रमण धातुएं सामान्यतया रंगीन यौगिक बनाती हैं। यह पूछ सकता है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन आयन बनाती हैं। आयन बोल दे या यौगिक बोल दे, आंसर वही आपको करना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर उत्तर में क्या लिखा है कि वे डी ब्लॉक के तत्व धातु आयन रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक के धातु आयन रंगीन होते हैं। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जो डी ब्लॉक के जो धातु आयन होते हैं वो रंगीन होते ही होते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के धातु क्या होते हैं, तत्व रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं, रंगीन आयन होते हैं। कि क्यों होते हैं, आपसे यह पूछ रहा है कि क्यों होते हैं, क्यों बनाती हैं, ठीक है ना। कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक क्यों बनाती है, आपसे यह पूछ रहा है। ये थोड़ा ना पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर समझाने के तरीके के लिए लिख दिया है कि डी ब्लॉक के धातु जो है आयन रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक धातु के आयन जो है वो रंगीन होते हैं। मगर किस लिए रंगीन होते हैं,
ठीक है। तो आपको कारण में लिखना है कि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए क्या होते हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं या रंगीन आयन बनाते हैं। कौन? डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं, जो तत्व होते हैं, ठीक है, तो वे डी ब्लॉक के धातु आयन रंगीन होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है कारण में कि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए रंगीन यौगिक बनाती हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे उदाहरण में हमने लिया कॉपर 2+, क्या लिया? कॉपर 2+। हम यहाँ पर कॉपर 2+ को देखेंगे कि स्टूडेंट ये रंगीन है कि रंगहीन है, ये कैसा यौगिक बनाएगा, जो आयन है ये कैसा यौगिक बनाएगा, रंगीन की रंगहीन यौगिक बनाएगा, तो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखने के लिए स्टूडेंट हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाते हैं तो जान जाइएगा कि रंगीन यौगिक बनाएगा, ये जो आयन है रंगीन आयन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है 1s2, फिर 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6। ध्यान रखिएगा 3d10 नहीं करना पहले, ठीक है ना। अगर 3d10 आप कर दिए तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ऊर्जा जिसकी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो अगर हम यहाँ 4s2 करते हैं और 3d9 करते हैं तो देखिए स्टूडेंट, मगर यहाँ पर 2+ लगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 हमें निकालना है। अगर तो हम कहाँ से निकालेंगे? सबसे बड़े वाले नंबर से। तो यहाँ पर 1 नहीं भरेंगे, ठीक है ना, तो 2 भरेंगे। हम यहाँ पर पूरे का पूरा 0 कर देंगे, क्योंकि इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक 29 होता है। कितना होता है? 29। अगर हम पूरा 29 का अगर परमाणु क्रमांक का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 29 का, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब 4s1, क्योंकि कॉपर अपवाद होता है तो यहाँ पर 1 भरा जाता है एक में, और यहाँ पर 10 भरा जाता है। यहाँ पर कितना भरा जाता है? 10 भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मगर यहाँ पर 2+ लगा, 2 हमें ऐंचना है, 2 निकालना है। तो जो एक यहाँ पर पहले भरा था, पहले हम बड़े बड़े नंबर से निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल लेंगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा। अब 10 जिसमें भरा था, क्योंकि हमने 29 का अगर करेंगे तो एक यहाँ से भी निकाल लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 9 बचेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 0 है। अगर हमें देखना है डी में कितने कक्षक होते हैं? 5, तो हमने 5 यहाँ पर डिब्बा बना लिया है कक्षक, ठीक है। मगर 9 इलेक्ट्रॉन हमें भरना, तो पहले आप एक एक करके भरेंगे, एक एक सभी जगह में भर देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास 4 बचेंगे, तो चारों इलेक्ट्रॉन को फिर एक एक करके आपको भरना है। तो यहाँ तक अब भरेगा, एक खाली रह जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैसा है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर युग्मित नहीं है जोड़े में, ये कैसा अकेले है ना, ये इसे क्या कहेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएं वही धातुएं क्या है? रंगीन यौगिक बनाती हैं। तो ये कैसा बनाएगा? रंगीन यौगिक बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो रंगीन आयन है कौन? Cu2+, यह रंगीन यौगिक बनाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक हमने विन्यास किया है, इसका अपवाद नहीं होता, इसमें s में 2 ही भरे जाते हैं, मगर 2 हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब 0 हो जाएगा, फिर भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 सब में भर जाएंगी कि नहीं? तो ये सभी के सभी युग्मित हैं। यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है ना पांचों कक्षक में। तो ये क्या है? रंगहीन आयन है, ये रंगीन यौगिक नहीं बनाएगा। आप ध्यान रखिएगा, जो वही रंगीन यौगिक बनाएंगे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है ना। हमने लिखा है क्योंकि कारण ही पूछ रहा था, कारण भी हम बता रहे हैं। कारण क्या है? डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण, ठीक है, यही कारण होता है। और डी ब्लॉक की धातु आयन रंगीन होते हैं, ये तो सभी को पता है कि डी ब्लॉक के धातु आयन रंगीन होते हैं, ठीक है ना। मगर ये कारण भी आपको लिख देना और ये एग्जाम्पल भी आपको लिख देना। आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने किया है, तो इलेक्ट्रॉन यह हमारा कैसा युग्मित है, ये चारों के चारों क्या है? अयुग्मित है। ये भी रंगीन आयन है, ये रंगीन यौगिक बनाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारे पास है 5 का गा का दूसरा क्या कह रहा है कि संक्रमण धातुएं तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। ये पूछ रहा है कि ज्यादातर जो इनके यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय। संक्रमण धातुओं के जो यौगिक होते हैं अधिकतर कैसे होते हैं?
अनुचुंबकीय होते हैं। हमें देखना है कि क्यों होते हैं, कारण हमें पता करना है, ठीक है ना। यही पूछा है कि क्यों होते हैं भैया। तो आप देखिएगा उत्तर में आपको लिखना है कि संक्रमण धातुओं के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आंसर वही लिखना है जो मैंने पीछे अभी बताया है कि रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। तो इसी प्रकार वही इसमें भी आपको छाप देना है। वही मैंने लिखा भी है कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तभी वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। अगर जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते यानी मतलब युग्मित पाए जाते हैं तो वो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए इनके यौगिक या आयन अनुचुंबकीय होते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण में Cu2+, अभी मैंने बताया यहाँ पर क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कैसा है, अनुचुंबकीय है। कैसा है, अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय यौगिक भी बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरे पूरे युग्मित भरे हुए हैं ना, पूरे युग्मित अगर भरे हैं इलेक्ट्रॉन तो ये कैसा दर्शाएगा, कैसा प्रदर्शित करेगा, ये जो यौगिक बनाएगा वो प्रतिचुंबकीय बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। पिछला ही मैंने एग्जाम्पल ही इसीलिए यहाँ पर उठा कर रखा है कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा जिस आयन में, वही अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा यानी कि मतलब पूरे के पूरे युग्मित पाए जाएंगे तो वह प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है ना, यहाँ पर 9 के 9 हमने भर दिया है मगर एक अभी रह गया है, यानी कि मतलब कैसा, ये अयुग्मित है। मगर यहाँ पर पूरे के पूरे युग्मित है यानी कि मतलब ये कैसा, युग्मित है, तो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। तुम्हें पता है स्टूडेंट कि हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के लिए भागता है, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होता है। जैसे चुंबक, आपने चुंबक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप दो चुंबक को लेंगे, आपने आप अगर पास पास में अगर दोनों चुंबक को रखेंगे तो चुंबक कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आप जुड़ने के लिए। क्यों जाएगा, क्योंकि अनुचुंबकीय होते हैं, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तभी एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो वो जुड़ेंगे ही नहीं, पास पास जाएंगे नहीं दोनों चुंबक, ठीक है ना। तो यही होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का काम। क्या होता है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते तो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएंगे, ठीक है। संक्रमण धातुएं जो होती हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, 5 का घ हमारा कह रहा है, 5 का घ कि निम्नलिखित उप संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास क्रोमियम Cl2En का होल ट्वाइज और कोष्टक बंद Cl। इसका हम सबसे पहले उत्तर जानेंगे। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो इस साइड में उपस्थित होते हैं कोष्टक के बंद के इस साइड में, इन्हें कहते हैं ऋणायन, ठीक है। और जो कोष्टक के इस साइड उपस्थित होती है यहाँ की तरफ, उन्हें कहते हैं धनायन। जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ऋणायन है, ये हमारे पास क्या, धनायन है। जो यहाँ इस तरफ उपस्थित होते हैं वो धनायन होते हैं, जैसे ये धनायन है। मगर जो इस साइड होते हैं उन्हें ऋणायन बोलते हैं। अगर यहाँ हो या यहाँ हो, अगर यहाँ भी हो, यहाँ जैसे, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर धनायन हो तो धनायन का नाम लिखा जाता है, अगर धनायन ना हो तो इसके बाद लिगैंड का नाम लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिगैंड हमारे पास है इन दोनों, ठीक है। मगर ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास जो है ये केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या, केंद्रीय धातु परमाणु, इसका नाम इनका नाम लिखने के बाद ही इसका लिखा जाता है। क्या होता है रूल, सबसे पहले अगर धनायन है तो धनायन का नाम लिखेंगे, अगर धनायन नहीं है तो लिगैंड का नाम लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा लिगैंड होते हैं तो ABCD यानी कि मतलब अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। ABCD में जिसका नाम पहले, उसका नाम पहले लिखा जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हमारे पास है इथिलीन डाई एमीन है, मगर ये हमारे पास क्लोरो है। तो क्लोरो C पहले आएगा कि इथिलीन पहले आएगा, ये क्लोरो पहले आएगा, ठीक है। कितने क्लोरो हैं, 2 क्लोरो हैं, तो डाई क्लोरो, या आप डाई क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ऋणायन है तो O आना चाहिए लास्ट में, नाम के आगे O आना चाहिए। अगर धनायन है,
अगर धनायन सॉरी अगर ऋणायन अगर लिगैंड है, अगर ऋणायन लिगैंड है तो नाम के आगे ओ आएगा, यानी डाई क्लोरो कर दो या डाई क्लोराइडो कर दो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास होगा डाई क्लोरो। इसके बाद हमारे ईएन का होल ट्वाइस है, तो दो के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बिस भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो को बिस कहते हैं, तीन को ट्रिस बोलते हैं। तो हमने क्या लिखा है, 20। दो के लिए क्या लिखा है, 20। ये क्या स्टूडेंट, ई एन को हमने यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है, ई एन जो लिखा है इसे कहते हैं इथिलीन डाई एमीन। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है पूरा, इथिलीन डाई एमीन, ठीक है। ये हमारा नाम लिख गया। इसके बाद आपको क्या करना, इनका नाम लिखने के बाद जो लिगैंड जो होते हैं इनका नाम लिखने के बाद तुरंत नाम लिखा जाता है किसका, ये केंद्रीय धातु परमाणु का। इसका नाम क्या है, क्रोमियम। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, क्रोमियम, ठीक ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना है क्रोमियम। तुरंत यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर ईएन की 0 होती है, ईएन की कितनी होती है संयोजकता, 0 होती है, ठीक है। और क्लोरीन की -1 होती है, मगर 2 क्लोरीन है तो -2 हो जाएगा। इस क्लोरीन के पास -1 तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। जब बराबर के उस पार भेजेंगे तो प्लस के 3 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आप निकाल सकते हैं, छोटी चीज़ है ये। तो आपको यहाँ कितना कर देना, 3 लिख देना है। ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आई, 3। इसके बाद लास्ट में ऋणायन का नाम लिखा है, तो ऋणायन क्या है, क्लोरीन है ना, तो क्लोराइड आप लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। आप यहाँ पर ध्यान दिए, क्लोरो कब लिखेंगे, जब लिगैंड होगा, अंदर होगा कोष्टक के। अगर बाहर है तो उसका जैसा नाम है क्लोरीन है तो क्लोराइड आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी, कि 5 का घा का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, CsFeCl का होल 4, यानी CsFeCl4 इतना है कि नहीं है, हमें इसका उत्तर लिखना है। तो आपको क्या क्या लिखना, अगर देखिए यहाँ पर धनायन है तो सबसे पहले धनायन का ही नाम लिखेंगे, CS। ये धनायन क्या है, सीजियम, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे सीजियम। इसके बाद तुरंत आपको किसका नाम लिखना है, लिगैंड का नाम लिखना है। लिगैंड हमारे पास क्या है, क्या है, क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है, 4 है, तो टेट्रा क्लोरो या टेट्रा क्लोराइडो भी कर सकते हैं, ठीक ठीक है। तो टेट्रा क्लोरो। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर आयरन आप नहीं लिखेंगे, इसका नाम आयरन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, धनायन लगा है। अगर धनायन लिखा है तो ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके नाम के आगे 8 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। अगर क्या लगा है, धनायन लगा है, जैसे यहाँ पर अगर धनायन लगा होता, यहाँ पर कोष्टक के बाहर अगर धनायन लगा होता तो क्रोमियम नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं, क्रोमेट। क्या लिखते हैं, क्रोमेट लिखते हैं, अगर धनायन लगा होता। मगर यहाँ धनायन लगा है तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, आयरन नहीं लिखेंगे ना, तो फेरस लिखेंगे। इसका फेरस नहीं, फायरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फायरेट, क्योंकि 8 लगाना है, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे 8 लगता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, फायरेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो CS जो होती है सीजियम की होती है +1, इसके कितने हो गए, -1 होती है क्लोरीन का, मगर 4 क्लोरीन है तो -4 हो जाएगा। -4 में 1 प्लस का घट जाएगा, -3 बचेगा। अब बराबर के वहाँ जब आप फेंक देंगे तो +3 आएगा कि नहीं आएगा निकल के, इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसकी। तो हमने यहाँ पर 3 रखा है, यही इसका आयुपेशी नाम है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा। तीसरा में क्या, K3 और COC2O4 का होल थेराइज है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी धनायन लिखा है ना। अगर धनायन है सबसे पहले धनायन का नाम ही लिखेंगे। आपको यह नहीं लिखना कि कितने धनायन है, 3 4 5, ये आपको गिनती से कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। जो यहाँ पर उपस्थित हो, अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम लिखेंगे, ये ऐसा नहीं लिखेंगे ट्राई पोटेशियम, आपको ये नहीं लिखना गिनती, ठीक है। आपको यहाँ का क्या दिख रहा है, पोटेशियम, तो लिखेंगे पोटेशियम। फिर आपको इसके बाद धनायन के नाम लिखने के बाद तुरंत किसका लिखा जाता है, लिगैंड का नाम लिखा था। ये लिगैंड C2O4 क्या है, ऑक्सीलेटो, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटो। मगर कितने हैं, 3 हैं, तो ट्राई ऑक्सीलेटो। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये कोबाल्ट है ना। अब मैंने क्या बताया, अगर कोबाल्ट है, अगर धनायन उपस्थित है तो कोबाल्ट के नाम क्या है, क्या लगा देंगे, 8। जैसे यहाँ पर फेरेट लगा है ना, तो यहाँ क्या लिख, कोबाल्टेट, क्या नाम लिखेंगे, कोबाल्टेट। तुरंत ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो C2
और C2O4 की होती है -2, कितनी होती है -2 होती है संयोजकता। तो आप 3 दूनी 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा माइनस के, क्योंकि 3 है ना, तो -6 में प्लस के 3 घट जाएगा, क्योंकि पोटेशियम +1 होती है, +3 घट जाएगा तो -3 आएगी कि नहीं आएगा, बराबर के वहाँ जब फेंकेंगे तो +3 आएगा। तो यहाँ पर हमने निकाला ऑक्सीकरण संख्या कितनी, +3, किसकी, कोबाल्ट की। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे चौथा हमारे पास क्या है, COCl का होल, नहीं COCl3 और NH3 का होल थ्राइज। ठीक है, ये हमारे पास है, आयुपेशी बनाना है इसके। तो नाम लिखना है, देखिए कि उत्तर में आपको क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए कि इसमें 2 लिगैंड हमारे पास उपस्थित है। कितने लिगैंड हैं, 2 लिगैंड हैं। अब हमें देखना है कि इसमें जो किसका नाम पहले आएगा, तो एमीन पहले आता है कि क्लोरो एमीन, ए पहले आता है ना, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका, क्लोरो बाद में आता है, C। ठीक है, तो कितने एमीन है, 3, तो ट्राई एमीन। ठीक है, आप ध्यान रखिए, ये अपवाद होता है, ये तो हमारे पास अमोनिया, मगर आयुपेशी बनाते समय उपसंयोजक यौगिकों की इसे एमीन लिखते हैं, इसे क्या लिखते हैं, एमीन लिखते हैं। ठीक है, NH3 को, तो ट्राई एमीन, फिर क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धनायन नहीं है, अगर धनायन नहीं है तो जो नाम है वही लिखा जाता है। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही आप लिखेंगे, अगर यहाँ पर धनायन होता तो कोबाल्ट एड कर देते आप। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद क्या करना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो NH3 के तो 0 होती है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, उदासीन है। NH3 के लिए क्या होती है, 0, चाहे यहाँ पर H2O हो उसकी भी क्या होती है, 0, EN की भी 0 होती है, जो उदासीन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्लोरीन बचा हमारे पास, कितने क्लोरीन है, 3, एक क्लोरीन के होता है -1 संयोजकता, मगर 3 क्लोरीन तो -3 हो जाएगा, -3 को जब वहाँ बराबर में रखेंगे तो कितना है, +3, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, +3 ही हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास है आयुपेशी। इसके बाद हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, 6 का ख हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। ठीक है, और संरचनाएं लिखना है। पहला क्वेश्चन है 2-क्लोरो-3 मेथिल पेंटेन, क्या है, 2-क्लोरो-3 मेथिल पेंटेन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको 5 कार्बन लिख लेना, कितने कार्बन, 5 कार्बन सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद 2 नंबर में क्लोरो कह रहा है लटकाने के लिए, तो 2 नंबर में आप क्लोरो लटका देंगे। फिर कह रहा 3 मेथिल, तो 3 नंबर में आप मेथिल कर देंगे। चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ भी क्लोरो लटका सकते हैं, और चाहे आप यहाँ भी लटका सकते हैं, क्योंकि लटकाना आपको 2 ही नंबर में है, तो आप चाहे यहाँ कर दीजिए चाहे यहाँ कर दीजिए, मगर मेथिल तो 3 नंबर में ही रहेगा। चाहे आप यहाँ से गिनती करें चाहे आप यहाँ से गिनती करें, मगर क्लोरीन को चाहे आप यहाँ कर दें या आप यहाँ कर दें। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमने यहाँ पर क्लोरीन लटका दिया है, अब हमें ऐड करना है हाइड्रोजन। मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा था, आप सबसे पहले 5 कार्बन रखिएगा, इसके बाद हाइड्रोजन बाद में देखा जाता है। ये हमारे पास जो कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड है इसके यहाँ, तो कितने हाइड्रोजन अपने पास रखेगा, 3, तो 3 यहाँ पर हाइड्रोजन कर दें, CH3। इसके बाद ये कार्बन जो है, ये कितने बॉन्ड हैं इसके पास, कितने बॉन्ड से घिरा, एक ये एक ये एक ये, तो हाइड्रोजन कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार इसके पास भी 1 2 3, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा और CH3 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, तो हाइड्रोजन 2 है ना, तो 2 बॉन्ड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे आगे पीछे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे 2 बॉन्ड लटका सकते हैं दोनों हाइड्रोजन को। यहाँ पर कार्बन की भी संयोजकता पूरी है। ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन की भी 3 हाइड्रोजन है, एक ये बॉन्ड है, 4 हो गई कि ना हो गई। यही इसका क्या है स्टूडेंट, संरचना इसकी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाली, दूसरा हमारे पास क्या है, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, यही है ना। सबसे पहले आपको ब्यूट 1 2 3 4 कार्बन आपको लिखना है। ब्यूट का मतलब होता है 4, 4 कार्बन जब आप लिख देंगे, इसके बाद क्या 1 और 4 डाई ब्रोमो, क्योंकि 2 ब्रोमो है, एक 4 में है एक और 1 में है, एक 4 में और एक 1 में है। ठीक है ना, यानी 1 4 दोनों में है कि नहीं है। तो सबसे पहले 1 में आप कर देंगे यहाँ से, इसके बाद 4 में कर देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 पहले में भी है और चौथे में भी है। अब 2 नंबर में इन कह रहा है, तो 1 2 यहाँ पर डबल ई
है ना, डबल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि टू इन कह रहा है ना, आइन कहता तो ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, एन कहता तो सिंगल ही रहने देते, ठीक है। तो देख सकते हैं टू इन कह रहा था तो हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया है। आप देखिए यहाँ पर अब हाइड्रोजन आप ऐड कर सकते हैं। ये कार्बन एक यहाँ से बॉन्ड बना रहा है, एक यहाँ से, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर इसके पास होना चाहिए और, ठीक है। इसके बाद देखिए ये कार्बन एक ये बॉन्ड बना रहा है, दो ये तीन है, एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है अभी इसके, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर इसका देखेंगे, दो यहाँ से बना रहा है बॉन्ड, एक ये इसके पास अभी एक और होना चाहिए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एक इसके पास आएगा, फिर इसी प्रकार इसके पास भी एक यहाँ से बना रहा है, एक यहाँ से, दो हाइड्रोजन इसके पास भी होना चाहिए, आप रख दीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं और आगे की तरफ। देखिए पृष्ठ में तीसरा कह रहा है कि 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। सबसे पहले आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेना है। 1 नंबर में क्लोरो, तो देखिए हम पहले नंबर में क्या लगा दिया है, क्लोरो, क्योंकि क्लोरो पहले आता है, मेथिल बाद में आता है। तो गिनती हम यहाँ से करेंगे, 1 क्लोरो हो गया, पहले नंबर में क्लोरो, 2 मेथिल, तो 1 2 नंबर हमने क्या लटका दिया है, मेथिल रख दिया है। आप गिनती यहाँ से नहीं करेंगे, गिनती यहाँ से करेंगे, जो ABCD में पहले आता है, ठीक है। क्लोरीन पहले आता है, मेथिल बाद में, C यानी क्लोरो, C पहले है, मेथिल M बाद में आता है। तो गिनती कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ये 1 क्लोरो हो गया और 1 2 नंबर में क्या है, मेथिल, और ये पूरा क्या है, बेंजीन का सूत्र है। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन का स्ट्रक्चर ये बन गया है। इसके बाद आपको देखना है कि क्या है, चौथा वाला कि 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो आपको ध्यान रखना ये साइक्लोहेक्सेन का पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अगर बॉन्ड लगा देते हैं ऐसे तो वो बेंजीन बन जाएगा, आपको बॉन्ड नहीं लगाना है। कह रहा 1 नंबर में क्लोरो, 1 नंबर में हमने क्लोरो लटका दिया है, 4 नंबर मेथिल, क्योंकि क्लोरो पहले आता है, एथिल बाद में आता है कि पहले। आप देख सकते हैं कि क्लोरो पहले आता है, एथिल बाद में आता है। क्लोरो यानी कि मतलब C, ठीक है, और इथिल ई बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, C पहले आता है और E बाद में आता है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर 1 2 3 4, चौथे नंबर में क्या, एथिल है, 1 नंबर में क्या है, क्लोरो, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ये पूरा सूत्र किसका है, साइक्लोहेक्सेन का, यही इसकी संरचना है। इसके बाद और हम आगे देखते हैं। अब देखिएगा पांचवा है कि 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, इसका बनाना है। तो ब्यूट कह रहा 4 कार्बन हमने कर लिया है। इसके बाद 3 नंबर ब्रोमो, चाहे आप यहाँ से गिनती कर लीजिए चाहे यहाँ से गिनती कर लीजिए। यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3, 3 नंबर में क्या है, ब्रोमो, 2 मेथिल, 1 2, 2 नंबर में क्या है, मेथिल, 2 इन, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा 2 नंबर में कि नहीं लगेगा। इसके बाद आपको हाइड्रोजन कर देना ऐड, एक ये बना रहा है कार्बन, ये कार्बन एक इसके साथ, और 3 हाइड्रोजन यहाँ ऐड करेंगे। ये डबल बना रहा है, एक ये बना रहा है बॉन्ड, इसके पास ब्रोमीन है। तो 1 2 2 4, ये इसका भी पूरा है काम। इसका भी देख सकते हैं डबल बॉन्ड ये बना रहा है, एक यहाँ से एक यहाँ से, इसकी भी पूरी संयोजकता, ठीक है। इसके बाद इसकी भी देखेंगे 3 1 4, इसका भी पूरा है काम, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, छय का खा का अथवा, छय का खा का अथवा क्या कह रहा है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण, दीजिए केवल और केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना है हमको। नंबर 1 है एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है, ठीक है ना। एल्कोहलिक KOH, क्षारी नहीं कह रहा है, एल्कोहलिक कह रहा है। अगर क्षारी कहता तो दूसरा कुछ बनता, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए सबसे पहले इन ब्यूटिल क्लोराइड का सूत्र आपको लिखना है CH3 CH2 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 Cl। ये क्या है, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड यानी क्लोराइड, सॉरी, एन ब्यूटिल क्लोराइड का सूत्र है यहाँ पर, ठीक है। एल्कोहलिक KOH, ये क्या है, एल्कोहलिक KOH है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एल्कोहलिक KOH है तो सबसे पहले पोटेशियम क्लोरीन के साथ लेकर जाएगा तो क्या बनाएगा, KCl। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ये क्या अल्फा, ये क्या बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से निकलने के बाद OH को पाएगा तो क्या बनाएगा, पानी बना देगा, H2O। अगर एल्कोहलिक है तो एल्कीन बना करता है। अगर क्लोराइड जो है, अगर एथिल क्लोराइड हो या प्रोपिल ब्यूटिल क्लोराइड, अगर एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो समझ लो कि एल्कीन बनना ही बनना है, ठीक है ना। अगर हमारे पास क्षारी है तो एल्कोहल बनेगा,
तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास KCl भी निकल गया है। यहाँ पर इन दोनों आपस में निकल गए हैं K और Cl, और यहाँ से एक H+ निकला है, OH को पकड़ के क्या बना दिया है, पानी। अब बच्चा हमारे पास क्या है, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो बचा है। देखिए CH3 CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही बचा है कि नहीं बचा। आपको यही करके आना। इसका नाम क्या है, ब्यूट, मेथेट प्रो ब्यूट। ब्यूट 1 नंबर में इन लगा है ना, यही इसकी अभिक्रिया है स्टूडेंट। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर क्षारीय बोल देता, एल्कोहलिक ना लिख के क्षारीय बोल देता, तो यहाँ पर एल्कोहल बनता, यानी OH जो है इसके स्थान पर चला जाता, ठीक है, और ये क्लोरीन इसको लेकर चली जाती, तो क्या बन जाता, CH3 CH2 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 OH बन जाता। इसके स्थान हट जाता, इस ये अपने से हट जाता, और यहाँ पर क्या बन जाता, OH यानी एल्कोहल बन जाता यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। मगर ध्यान दीजिएगा, वो एल्कोहलिक कह रहा है, क्षारीय नहीं कह रहा। अगर क्षारीय कहता तो प्लस माइनस करके हम एल्कोहल बना देते हैं। इसके बाद हमारे पास है दूसरा कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। क्या बनता है, देखिए उत्तर में आपको लिखना है CH3I+Mg, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति बोल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम जो इसके साथ अभिक्रिया करेगी तो यहाँ बीच में जाकर फिट हो जाया करती है। तो बीच में जब जाकर फिट हो जाया करती है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, जिसे हम कहते हैं RMgX। R की जगह क्या है हमारे पास, एल्किल की जगह मेथिल है। Mgx की जगह क्या होता है, हैलोजन। यहाँ पर हैलोजन कौन सा है, आयोडीन है, ठीक है। इसका नाम अगर ध्यान दीजिएगा लेंगे, क्या लेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसका नाम हो जाएगा। अगर यहाँ पर किसी भी अगर HCl की या H2O क्रिया करा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा मेथेन बनेगा। अगर मान लो HCl की क्रिया करा देंगे तो H+ यहाँ जाएगा तो क्या बना देगा, CH4 बना देगा, और क्लोरीन जाकर यहाँ इनके पास जाएगी। अगर आप स्टूडेंट अगर H2O के साथ करा रहे हैं तब भी H+ यहीं जाएगा, CH4 बनेगा। मगर हमसे इतना ही पूछा है कि क्या बनता है ना, मैग्नीशियम से होती है तो क्या होता है, तो यही होता है भैया कि मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनता है। इसके बाद हम और आगे देखेंगे तो देख सकते हैं आप, कह रहा है तीसरा कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है, तब क्या बनता है, ये वोल्टेज अभिक्रिया है। ध्यान दीजिएगा कौन सी अभिक्रिया है, वोल्टेज अभिक्रिया। आपने पढ़ा भी होगा कि जब मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है, एथेन प्राप्त होता है। ये ध्यान दीजिएगा वोल्टेज अभिक्रिया है। क्या है, CH3Br+Na शुष्क ईथर, तो दोनों को डबल डबल करके लिया जाता है। क्या किया था, दोनों को डबल, तो 2 Na और 2 Br, तो 2 NaBr निकल जाएंगे। 2 CH3 हमारे पास, क्योंकि दोनों को डबल डबल करके ही लेना है, तो 2 CH3। इसका नाम क्या है प्रिय स्टूडेंट, इसका नाम है एथेन। क्या, एथेन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास चौथी है कि मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया KCN विलयन से होती है, तो क्या बनता है, मेथिल आयोडाइड है, CH3I+ KCN है। आपको एरो लगा लेना है। तो देखिए ये प्लस माइनस, ये हमारे पास CH3 है, ये साइनाइड के पास जाएगी तो CH3CN बना देगा। आयोडीन है, ये पोटेशियम के पास, तो Ki बना देगा। ये क्या है, मेथिल साइनाइड है। ये क्या, मेथिल साइनाइड है इसका नाम, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाली अभिक्रिया। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, पांचवी अभिक्रिया थी हमारी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH से होती है, तब क्या बनता है हमें देखना है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन का सूत्र है। ये क्या है, NaOH से होती है, क्या होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास NaOH, मैं बता दूं क्लोरीन माइनस के होती है, ये पूरा बेंजीन का जो स्ट्रक्चर ये प्लस में हो जाएगा, और ये सोडियम प्लस, ये OH माइनस का, तो प्लस वाला जो सोडियम है क्लोरीन के पास जाएगा माइनस के, तो NaCl बना देगा नमक, ठीक है। इसके बाद OH वाला है वो इस बेंजीन के पास जाएगा तो ये बना देगा OH, जिसे हम कहते हैं फिनाल। ये किसका सूत्र है, फिनाल का सूत्र है। ध्यान दीजिए किसका, ये फिनाल का है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास किसका सूत्र है, फिनाल का है। ये हमारी यही अभिक्रिया है स्टूडेंट। इसके बाद हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।